हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सुनील जी नमस्कार। सैनी जी आपको भी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो हमारा सिलसिला जारी है। पॉलिटी, भारतीय संविधान, भारत की राज व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यूट्यूब पर आप लोगों से लगातार रूबरू हो रहे हैं और अपनी ये जो सीरीज चल रही है भारतीय संविधान के विभिन्न पक्षों और आयामों पर बात कर रहे हैं हम लोग आप लोगों के साथ। आप लोगों के सबके मैसेज मिल रहे हैं, आप सभी को बहुत सारा नमस्कार। हम लोग आज बात करना चाहते हैं, राष्ट्रपति टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों पर हम लोग कल से चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के बारे में। दोस्तों, मेरा आप सारे लोगों से आग्रह है, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं मुझे दिखाई देते हैं, मेरे सामने पूरा ये स्क्रीन लगी हुई है जिसमें प्रश्न मुझे दिखाई देते हैं। आप प्रश्न पूछें लेकिन अपना टॉपिक को भी ध्यान में रखें। हम लोग लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग राष्ट्रपति की उन शक्तियों के बारे में बात करेंगे जो व्यवस्थापिका से जुड़ी हुई है, या यूं कह दीजिए भारत की संसद से संबंधित कौन कौन से कार्य करते हैं राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति को इस संदर्भ में कौन कौन से पावर्स प्राप्त है, उस पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। तो मैं आप लोगों से, यस सभी को नमस्कार, बहुत सारा नमस्कार। मेरा सभी लोगों से, आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आप लेजिस्लेटिव पावर से संबंधित प्रश्न पूछें तो बहुत अच्छा लगेगा। उसका प्रश्नों का जवाब देने का भी बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जब हम लोग इधर से उधर घूमते हैं तो ऐसी स्थिति में जो लोग पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं उन लोगों को दिक्कत आ सकती है। मैंने आपको पहले से कहा, हमारा उद्देश्य आप लोगों को जो ये निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध करवाना है, उसका उद्देश्य ये है कि आप ग्राम सेवक से लगाकर सिविल सर्विस तक के एग्जाम को घर बैठे आप तैयारी कर सके। इसी उद्देश्य के साथ आपसे लगातार मुखातिब होने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्रश्न होने चाहिए उसी टॉपिक से संबंधित जिस पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के बारे में। देखिए, पहला प्रश्न फैक्ट का भी हो सकता है और पहला प्रश्न कॉन्सेप्ट का भी हो सकता है। तो जरा देखें इसको। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां जब हम लोग पढ़ते हैं तो अक्सर हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल 79 से। क्या कहता है आर्टिकल 79? बहुत ढंग से अपने को पता होना चाहिए। आर्टिकल 79 ये कहता है कि भारत की जो संसद है उस संसद में राष्ट्रपति होते हैं, नंबर 1। उस संसद में काउंसिल ऑफ द स्टेट्स यानी राज्यसभा होती है, नंबर 2। एंड नंबर 3, संसद का मतलब है हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा। आर्टिकल 79 में स्पष्ट शब्दों में संसद में कौन शामिल है उसका उल्लेख कर रखा है। राष्ट्रपति संसद में शामिल है, संसद में हमारी राज्यसभा शामिल है और संसद में लोकसभा है। देखिए, अक्सर कुछ लोग कह देते हैं कि राष्ट्रपति संसद का अंग माना जाता है। जी नहीं, आपको इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है। राष्ट्रपति संसद का अंग माना नहीं जाता है, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, ऐसा आर्टिकल 79 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। एक तो बात है ये। दूसरी बात, कथन और कारण में बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों होता है? हमको कॉन्सेप्ट इस संदर्भ में क्लियर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप सारे लोग जानते हैं कि संसद का मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करना है, और कानून बनने से पहले जिस अवस्था में होता है, जिस फॉर्म में होता है, उसे हम लोग बिल कहते हैं। और कोई भी बिल, कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। दैट्स वाई राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। संसद का जो मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करना है वो बेसिकली राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता है। ये कथन और कारण में इस तरह का प्रश्न आ सकता है। कैसा प्रश्न आएगा? कथन जरा देखें, आप उसका जवाब देना मुझे। कथन इस तरह से लिखा हुआ आ सकता है, आर्टिकल 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। कारण लिखा हुआ आ सकता है, संसद द्वारा पारित सभी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात कानून बनते हैं। विकल्प, कथन सही है, कारण सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। कथन सही है, कारण सही है, पर व्याख्या नहीं करते हैं। कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। इस तरह का प्रश्न आ सकता है। तो जो मैंने आपके सामने प्रश्न रखा उसका आंसर है कथन सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमको आजकल इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एसर्शन और रीजन के प्रश्न आजकल सिविल सर्विस में, आईएएस के पेपर में, आरएस के पेपर में, इवन कभी कभी एसएससी के पेपर में भी पूछ लेते हैं, और 8 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं।
आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि इन प्रश्नों को कैसे अटेंड किया जाए, इसका सीधा सा जवाब है जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे उतने ही आप ढंग से इसका जवाब दे पाएंगे। एक तो बात आपको व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों में ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत आपको बहुत ढंग से मालूम होना चाहिए, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 ये कहता है संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 99 में। मित्रों, आर्टिकल 99 में जो शब्द जो लिखे हुए हैं वो कुछ इस तरह से, राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को ऑथराइज करते हैं वो व्यक्ति या राष्ट्रपति स्वयं संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, ऐसा आर्टिकल 99 में लिखा हुआ है। अब मैंने ये बात आपके सामने यहाँ क्यों रखी, हम राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों की बात करते हैं। दोस्तों, आप सारे लोग जानते होंगे कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो चुनाव होने के बाद जो लोग चुनाव में जीत कर आते हैं उन सभी लोगों को संसद का सदस्य बनने की शपथ दिलानी होती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होंगे, अब आप मुझसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछोगे कि लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य का क्या मतलब है, क्या वरिष्ठतम सदस्य का मतलब आयु में सबसे वरिष्ठतम है, इसका मतलब यह है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आयु में वरिष्ठतम होना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ पर हमने परंपरा इस तरह से बना रखी है कि जो पहले से कई बार चुनाव जीत कर आ चुका है, जिन्हें विधि संबंधी मामलों की जानकारी है, जिन्हें संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी है, यहाँ पर वरिष्ठता का मतलब यह होता है ऐसे मेंबर को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा का वह सदस्य जो बार बार चुनाव जीत कर आया है, जिन्हें विधि संबंधी मामलों की या संसदीय प्रक्रियाओं की बहुत अधिक जानकारी है, ऐसे व्यक्ति को जो लोकसभा चुनाव जीत कर आया, राष्ट्रपति लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। इसे अंतरिम अध्यक्ष कह सकते हैं, इसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करेंगे और राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिला देंगे। ये जो प्रोटेम स्पीकर है, इस प्रोटेम स्पीकर के दो काम हैं। ये प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के अन्य सदस्यों, प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठतम ही होगा, ये संवैधानिक बाध्यता है क्या? तुलसाराम जी, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने, बहुत शानदार प्रश्न पूछा है, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। प्रोटेम स्पीकर जैसे किसी भी पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। भारत के संविधान में इस पद का उल्लेख क्यों नहीं है, इसका भी जवाब दे देता हूं। एक्चुअली में इनका काम क्या है? प्रोटेम स्पीकर का काम है लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाना। और आप लोग दोस्तों ये जानते हैं, आर्टिकल 99 के तहत संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाना राष्ट्रपति का कार्य है। दैट्स वाई प्रोटेम स्पीकर शब्द का उल्लेख संविधान में कर ही नहीं रखा है। दूसरी बात, जो प्रश्न तुलसीराम जी ने पूछा कि प्रोटेम स्पीकर सबसे वरिष्ठतम सदस्यों, ये कोई संवैधानिक बाध्यता है? जब मैंने कह दिया कि इस पद का ही उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सबसे वरिष्ठतम सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर बनाए ये जरूरी नहीं है। वैसे भी दोस्तों, आप लोग जानते हैं, अभी हाल ही में कर्नाटक चुनाव के जो परिणाम आए और कर्नाटक चुनाव परिणाम के पश्चात कर्नाटक के जो राज्यपाल है, राज्यपाल ने विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर एक व्यक्ति को जो नियुक्त किया, उसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट का जो स्पष्ट मत है वो ये है कि ये परंपरा है कि सबसे वरिष्ठतम सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए। ये कोई कहीं बाध्यता तो है नहीं, इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई कानून तो है नहीं। तो आप ध्यान रखिए, प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठतम सदस्यों को बनाया जाना चाहिए, वैसे कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ये परंपरा है। प्रोटेम स्पीकर के दो कार्य, नंबर एक, लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाना और लोकसभा की तब तक अध्यक्षता करते रहना जब तक कि लोकसभा का नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाए। ये प्रोटेम स्पीकर के कार्य है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करेंगे, प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे और ये प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के बिहाफ पर लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिला देगा। ये राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत दूसरा पावर है। अब देखिए, तीसरे पावर के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे ही लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 ये कहता है कि जब लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो लोकसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति को जब ये लगता है
कि जो लोकसभा चुनकर आई है, जो लोकसभा गठित हुई है, इसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आंग्ल भारतीय समुदाय का हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो एंग्लो इंडियन हो, अगर एक भी एंग्लो इंडियन चुनाव जीतकर नहीं आया तो अनुच्छेद 331 ये कहता है कि राष्ट्रपति इस समुदाय को एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, इस समुदाय के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 331 में है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता है, ये तो सबको पता है, लेकिन प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 331 में एक, दूसरी बात, कब मनोनीत करेगा? मनोनीत करने की एक शर्त है कि जब राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा कि एक भी एंग्लो इंडियन चुनाव जीतकर नहीं आया, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इस वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस वर्ग के 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत करेंगे। दोस्तों, यहां पर मैं एक और क्लियर करना चाहता हूं, अगर एक एंग्लो इंडियन चुनाव जीतकर आ गया तो एक को मनोनीत किया जाएगा, और अगर 2 चुनाव में जीतकर आ गए तो ऐसी स्थिति में एक भी मनोनीत नहीं किया जाएगा, क्योंकि कंडीशन यही है कि एक भी जीतकर नहीं आया तो इस वर्ग के 2 लोगों को मनोनीत किया जाएगा। वैसे साथ ही साथ आपको एक बात, यस, मैं एंग्लो इंडियन बताने वाला हूं कैलाश जी, अभी बताते हैं एंग्लो इंडियन कौन होता है। वैसे आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूं, आज तक भारत की संसद में 1952 में पहले आम चुनाव से लगाकर वर्ष 2014 तक के जो चुनाव हुए हैं 16 लोकसभा के, आज तक एक भी एंग्लो इंडियन लोकसभा में चुनाव जीतकर नहीं आया है। इसका सीधा सा मतलब है राष्ट्रपति इन्हें हर बार क्या करते हैं? मनोनीति करते हैं। तीसरी बात मैं इस संदर्भ में और क्लियर करना चाहता हूं, राष्ट्रपति जब किसी एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी को लोकसभा में मनोनीत नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। मंत्री परिषद की एडवाइस पर राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियंस लोकसभा में मनोनीत किए जाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखना। और इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना है, नहीं एंग्लो इंडियन बता रहा हूं कौन होता है, भारत के बाहर के रहने वाले नहीं होते, बताएंगे अभी वर्तमान में कौन है वो भी बताएंगे। आपको ये बात विशेष तौर पर इसलिए भी याद रखनी है, मंत्री परिषद के एडवाइस पर एंग्लो इंडियंस लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। ये बात आपको इसलिए याद रखनी है, आपको शायद आइडिया होगा, कर्नाटक में अभी जो विधानसभा चुनाव हुए, आप लोग जानते हैं कर्नाटक की विधानसभा में 224 स्थान है और वहां पर चुनाव जो हुए हैं 222 सीट के लिए हुए। कर्नाटक में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता रहा है, हमारे राजस्थान में मनोनीत नहीं किया जाता है। आपको शायद मालूम होगा, येदियुरप्पा जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद येदियुरप्पा जी ने एडवाइस दी राज्यपाल को कि आप एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में मनोनीत कर लीजिए, विधानसभा में मनोनीत कर लीजिए। येदियुरप्पा जी की इस एडवाइस पर राज्यपाल ने एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया। शायद आपको यह भी पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मनोनयन पर रोक लगा दी। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे, उसके मनोनयन पर रोक क्यों लगाई? इसके मनोनयन पर रोक इसलिए लगाई क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ये राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम लोग राज्यपाल की बात करें तो ये राज्यपाल का भी स्वविवेक नहीं है। वो राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं राज्यों के अंतर्गत, और सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है उसकी सिफारिश पर एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करेंगे। तो आप मुझे कहेंगे कि वहां पर कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई? रोक इसी वजह से लगाई क्योंकि मंत्रिपरिषद की एडवाइस पर विधानसभा में आप सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद तो बनी ही नहीं, येदियुरप्पा जी अकेले मुख्यमंत्री थे, तो जब मंत्रिपरिषद बनी नहीं, एडवाइस ही नहीं दी, मंत्रिपरिषद और येदियुरप्पा जी खुद अभी विधानसभा में बहुमत ही भी हासिल नहीं कर पाए, विश्वास मत भी हासिल नहीं कर पाए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की भावना का आदर करते हुए यह कहा मंत्रिपरिषद की एडवाइस पर मनोनीत किए जाने चाहिए, ना कि मुख्यमंत्री खुद की एडवाइस पर। तो ये सारी बातें ध्यान रखना, पॉलिटी का रूल है, पॉलिटी का रूल है, जहां विवाद होते हैं वहां सवाल जरूर होते हैं। यहां खूब सारा विवाद हुआ, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक मित्र पूछ रहे हैं कि एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, और एक मित्र पूछ रहे हैं अभी लोकसभा में 2 लोग जो मनोनीत हो रखे हैं वो लोग कौन है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 366, अनुच्छेद 366। 366 जो अनुच्छेद है वो बहुत सारी बातों को परिभाषित करता है, बहुत सारे शब्दों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 366 में
एंग्लो इंडियन भी परिभाषित है। और अनुच्छेद 366 के तहत एंग्लो इंडियंस ऐसे भारतीय होते हैं, अभी कोई कह रहा था क्योंकि बाहर से आया, जी नहीं, बाहर से नहीं, एंग्लो इंडियंस ऐसे भारतीय होते हैं जिनके पिता या दादा दोनों में से एक अंग्रेज हो और माता अनिवार्य रूप से हिंदुस्तानी हो, भारतीय हो, उनसे उत्पन्न जो संतानें होगी वो एंग्लो इंडियंस कहलाएगी। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 कहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक मित्र पूछ रहे हैं, हमारे YouTube के एक मित्र पूछ रहे हैं, अभी लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस कौन मनोनीत है? तो आपको एकदम क्लियर कर देता हूं। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए 16वीं लोकसभा के 16 मई को। 26 मई को मोदी जी की सरकार बनी, 27 मई को मोदी जी की मंत्रिपरिषद ने शपथ ली। मई 2014 के बाद जुलाई 2015 तक, यानी लगभग 15 महीने तक इस सरकार ने, इस मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति जी को किसी भी एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने के लिए कोई एडवाइस दी नहीं। बहुत सारा विवाद हुआ था उस समय, कहा गया कि ये तो गलत बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का उल्लंघन है। जब संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी चुनाव जीतकर एंग्लो इंडियन नहीं आएगा तो ऐसी स्थिति में 2 मनोनीत करने चाहिए, फिर आपने मनोनीत क्यों नहीं किए? जुलाई के लास्ट वीक 2015 में 2 एंग्लो इंडियंस लोकसभा में मनोनीत किए गए थे राष्ट्रपति के द्वारा। एक का नाम है रिचर्ड हे, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, रिचर्ड हे मनोनीत किए गए, और एक है जॉर्ज बेकर। ये जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे दोनों वर्तमान समय में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस के रूप में मनोनीत है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की जो पावर्स हम लोगों ने पढ़ी, इसके बाद में भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 80। अनुच्छेद 80 में खूब सारे सब क्लॉज है। 80(3) ये कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा, और ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ये लोग साहित्य यानी लिटरेचर, ये लोग कला यानी आर्ट, ये लोग विज्ञान यानी साइंस, या फिर समाज सेवा के विशेषज्ञ होने चाहिए। ऐसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(3) में लिखा हुआ है। दोस्तों, मुझे मालूम है आपके दिमाग में बहुत सारे यस हरिओम जी, आप सही कह रहे हैं, अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। मैं इसी को बता रहा हूं। ये जो अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्य जो मनोनीत हो रहे हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विशेषज्ञ हैं, पहली बात एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ये राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है। पहली बात तो ये स्पष्ट होना चाहिए। Who was the first nominated Anglo-Indian in लोकसभा? फ्रैंक जे एंथोनी लोकसभा में मनोनीत हुए और लगभग 5-6 बार मनोनीत हो चुके हैं। इवन वो संविधान सभा के सदस्य भी थे, इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विशेषज्ञ जब राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है वे राष्ट्रपति के स्वविवेक से मनोनीत नहीं किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद जिन लोगों के नाम भेजेगी, राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत कर देगा। एक तो बात है ये। दूसरे, KR चौधरी साहब कह रहे हैं खेल का उल्लेख अनुच्छेद 80 में नहीं है, तो खेल शब्द का उल्लेख नहीं है तो इसे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सचिन तेंदुलकर को आपने लिखा क्यों चुना गया? पहली बात तो चुना नहीं गया, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर मनोनीत किए गए, और आप सचिन तेंदुलकर के पीछे क्यों पड़े हैं? सचिन तेंदुलकर के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू भी तो इसी सरकार के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए गए थे। सचिन तेंदुलकर, नवजोत सिंह सिद्धू, इवन अभी मैरी कॉम, वो भी तो राज्यसभा में मनोनीत है। सबका संबंध स्पोर्ट्स से है। और इवन पहले दारा सिंह जी भी मनोनीत हो चुके हैं। चलो, दारा सिंह जी के बारे में आप कह देंगे कि वो तो कला फील्ड से थे, वो कलाकार भी थे। सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने बाद में इस्तीफा भी दे दिया था, ये सभी स्पोर्ट्स पर्सन है। दोस्तों, इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब अनुच्छेद 80 जोड़कर ये जब 4 फील्ड का उल्लेख किया था, तो इसके पीछे केवल उद्देश्य उनका ये था कि कुछ फील्ड ऐसी होती है जिनमें एक्सपर्ट्स लोग, जिनमें एमिनियंट पर्सन, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को राज्यसभा में लाया जाना चाहिए। खेल शब्द का उल्लेख ना है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे खेलना भी अपना आप में एक कला है, इस वजह से उनको मनोनीत किया जा सकता है। खेल शब्द का हूबहू उल्लेख हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, राज्यसभा में ये 12 सदस्य मनोनीत हो गए। ये राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है, मंत्रिपरिषद के एडवाइस पर हुए, ऐसा भी मैंने आप लोगों को कहा। अब राष्ट्रपति और क्या करता है संसद के संदर्भ में? तो देखिए दोस्तों, आपको 3 आर्टिकल पता होने चाहिए।
एक आर्टिकल है 85, एक आर्टिकल है 86 और एक आर्टिकल है 87। ये तीनों अनुच्छेद 85, 86 और 87, ये तीनों अनुच्छेद क्या कहता है, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा आप। अनुच्छेद 85 ये कहता है राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाते हैं। बहुत बारीकी से सुनना, राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाते हैं। अब जो मेरे मित्र हिंदी माध्यम के हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, वहां पर इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि राष्ट्रपति अधिवेशन को आहूत करते हैं। यस, अधिवेशन को आहूत करना, अधिवेशन को बुलाना, ये सब एक ही बात है। अनुच्छेद 85 में ऐसा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को बुलाएंगे। एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अनुच्छेद 85 में एक शब्द और आएगा जिसे हम लोग कहते हैं सत्र अवसान। सत्र अवसान, थोड़ा सा ध्यान रखिए। सत्र अवसान के लिए जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है दैट इज प्रोरोगेशन। सत्र अवसान का मतलब है सत्र की समाप्ति की घोषणा करना। मित्रों, राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाते हैं, साथ ही साथ सत्र कब समाप्त होंगे इस बात की भी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, जिसे हम लोग सत्रावसान कहते हैं। और अनुच्छेद 85 बात एक और कहता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये तीनों बातों का उल्लेख अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत। आप इस बात को भी ध्यान रखें। अब जरा देखिए, अनुच्छेद 85 के संदर्भ में आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। हरिओम सिंह जी, ये अनुच्छेद 85 में नहीं है, इस पर बात करेंगे अभी हम लोग। अनुच्छेद 85 में जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाते हैं, तो आप मुझसे प्रश्न पूछोगे क्या मंत्रिपरिषद के एडवाइस पे बुलाते हैं या स्व विवेक से बुलाते हैं? तो मित्रों, एकदम बात क्लियर होनी चाहिए। 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि मंत्रिपरिषद जो एडवाइस देगी उसी एडवाइस के हिसाब से राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाएंगे। लेकिन एक ऐसी मंत्रिपरिषद जो लोकसभा में बहुमत खो चुकी है, एक ऐसी मंत्रिपरिषद जो लोकसभा में बहुमत खो सकती है, जिनको डर लगता है कि संसद का अधिवेशन बुलाया गया, लोकसभा की बैठक बुलाई गई तो हो सकता है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, ऐसी मंत्रिपरिषद कभी भी नहीं चाहेगी संसद का अधिवेशन बुलाया जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्व विवेक से कार्य कर सकते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की इच्छा के बिना भी लोकसभा या संसद की बैठक बुला सकते हैं। याद रखना है दोस्तों, मैं रिप्लाई कर रहा हूं, आपके हर प्रश्न को रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखना, राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। इस वजह से मंत्रिपरिषद एक ऐसी मंत्रिपरिषद जो लोकसभा में बहुमत खो चुकी है या खो सकती है, उनके परामर्श के बिना भी राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुला सकते हैं। एक मित्र पूछ रहे हैं कि संसद के मनोनीत सदस्यों की भी मेंबरशिप समाप्त हो सकती है। अरे, मनोनीत सदस्यों में और निर्वाचित सदस्यों में फर्क है क्या? कोई विशेष फर्क नहीं है। मनोनीत सदस्यों को भी वे सारे पावर्स प्राप्त होते हैं जो निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त होते हैं। मनोनीत सदस्य दो ही तो काम नहीं करते हैं। एक लोकसभा के दो मनोनीत जो सदस्य हैं वो सरकार के विश्वास और सरकार के खिलाफ में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं। और संसद के जो टोटल 14 मनोनीत जो सदस्य हैं वे लोग राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। बाकी सारा का सारा पावर्स वैसा का वैसा है जैसा निर्वाचित सदस्यों को है, तो मनोनीत सदस्यों की मेंबरशिप भी समाप्त की जा सकती है। मिश्रा जी, सत्र अवसान का मतलब सत्र का अंत, एकदम सही कह रहे हैं आप। सत्र की समाप्ति की घोषणा करना, जिसे अंग्रेजी में प्रोरोगेशन कहते हैं, यस वो ही करते हैं, ये सत्र अवसान करते हैं। अब देखिए, लोकसभा को भंग करना। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे, क्या राष्ट्रपति लोकसभा को भंग मंत्रिपरिषद की एडवाइस पर करते हैं? ऑब्वियसली, जब चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, जब वो लोकसभा में बहुमत साबित करने की पोजीशन में नहीं थे, उन्होंने राष्ट्रपति जी को लोकसभा भंग करने की सिफारिश की थी, लोकसभा भंग हुई थी। पर एक ऐसी मंत्रिपरिषद, एक ऐसी सरकार जो अभी अभी बनी है और जिसको लगता है कि लोकसभा उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में वे प्रधानमंत्री और वे मंत्रिपरिषद ये सोच सकते हैं कि लोकसभा भंग करवा दी जाए ताकि हम प्रधानमंत्री या हम मंत्री नहीं है तो कोई और भी नहीं होना चाहिए। ऐसी अगर स्थिति हो जाए तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लोकसभा भंग करने की एडवाइस देने के बावजूद भी लोकसभा भंग नहीं करे। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं भाई। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति खुद आगे बढ़कर नई सरकार बनाने के बारे में सोच सकते हैं। राष्ट्रपति से यह उम्मीद की जाती है कि उनको ऐसा करना चाहिए। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति किन किन पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब आते हैं
अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 85 के तहत तो राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाते हैं, और आर्टिकल 86 ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रपति को संसद को मैसेज यानी संदेश भेजने का भी अधिकार है। आर्टिकल 86 ऐसा कहता है, संसद भेजने का उन्हें अधिकार है। तो देखिए, आप मुझसे एक प्रश्न पूछेंगे कि प्रश्न कैसा बनेगा, तो मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, आप मुझे इसका जवाब देना। अनुच्छेद 123 में भी आएंगे, यस, ऑर्डिनेंस पर भी चर्चा करेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप मुझे जवाब देना। संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति इनमें से कौन सा कार्य नहीं करते हैं? नंबर 1, संसद का अधिवेशन बुलाना। नंबर 2, संसद के अधिवेशन को संबोधित करना। नंबर 3, सत्रों को स्थगित करना। नंबर 4, सत्र अवसान यानी सत्रों की समाप्ति की घोषणा करना। बताओ दोस्तों, इसमें से आंसर क्या है? इसका सही आंसर है संसद के सत्र को स्थगित करना। संसद के सत्र को स्थगित करने में राष्ट्रपति जी की कोई भूमिका नहीं होती है। संसद के सत्र को संबंधित सदन की जो व्यक्ति अध्यक्षता कर रहा होता है वो संसद के सत्र को स्थगित कर सकता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 86 ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को संबोधित करते हैं। तो आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपके जो जवाब आ रहे हैं 3 3 3 3 जो लिखा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ऑलरेडी क्लियर है। मैं तो केवल कुछ बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे 3, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सब लोग संसद के सत्रों को स्थगित करना, ऑप्शन 3 देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, एक प्रश्न बहुत अच्छा सा हो सकता है कि राष्ट्रपति जब आर्टिकल 86 के तहत संसद के सत्रों को संबोधित करता है तो उनका जो ये भाषण होता है वो भाषण कौन तैयार करता है? मंत्री परिषद भाषण तैयार करके देती है, जिसे हम लोग अभिभाषण कहते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। आर्टिकल 87 क्या कहता है? आर्टिकल 87 कहता है कि राष्ट्रपति संसद को विशेष रूप से संबोधित कर सकता है, और ये थोड़ा ध्यान रखना, विशेष रूप से संबोधित करने का क्या मतलब है। देखिए, आर्टिकल 87 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, वर्ष के पहले सत्र को, वर्ष का जो प्रथम सत्र है, इसे राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। और दोस्तों, जब हम लोग संसद पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे जो संसद के जो सत्र होते हैं, अमूमन एक साल में 3 सत्र होते हैं। पहला जो सत्र है वो बजट सत्र है, इसके बाद में मॉनसून सत्र आता है, और उसके बाद में शीतकालीन सत्र आता है। ये सामान्यतः ऐसा होता है, कभी कभी विशेष अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 87 ये कहता है कि राष्ट्रपति वर्ष के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है, बजट सत्र को संबोधित करेंगे। हालांकि बजट सत्र को संबोधित करेंगे इस प्रकार की शब्दावली वहां लिखी भी नहीं है, वहां लिखा हुआ है वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करेंगे, तो इसका मतलब भी होता है बजट सत्र। एक तो बात आपको ये याद रखनी है, और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है, आर्टिकल 87 में ये भी लिखा हुआ है कि जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद संसद की जो पहली बैठक होगी, राष्ट्रपति उस बैठक को भी अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद के प्रथम सत्र, लोकसभा चुनाव के बाद के प्रथम सत्र को भी राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 87 में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम लोग ये कह सकते हैं, हम लोग क्योंकि एक साल में एक बार तो करते ही करते हैं, क्योंकि वर्ष का प्रथम सत्र है, आर्टिकल 87 ये कहता है। अगर चुनाव जुलाई अगस्त में होते हैं, और जुलाई अगस्त में चुनाव होने के बाद में लोकसभा की जब बैठक होगी, जब संसद की बैठक होगी, तो भी राष्ट्रपति उसे अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 87 में है। यस, प्रोटेम स्पीकर चुनता नहीं है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। फर्स्ट सत्र को संबोधित करते हैं, एकदम सुदर्शन जी आप सही कह रहे हैं। प्रथम बैठक में भी भाषण देता है, एकदम आप सही कह रहे हैं। ये सारी बातें आर्टिकल 87 में लिखी हुई है। राष्ट्रपति संसद के संदर्भ में और क्या कर सकता है, जरा इसको देखिएगा। हमारे संसद के 2 हाउस है, बहुत बारीकी से समझना है। संसद के 2 हाउस, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। लोकसभा में
और राज्यसभा में आप किसी भी सदन में कोई विधेयक रख सकते हैं मनी बिल को छोड़कर। मनी बिल यानी धन विधेयक को छोड़कर। एकदम सही कह रहे हैं, क्या बात है मधु जी, मैंने बोला ही नहीं, उससे पहले ही आपने सारी बातों को जान लिया। लोकसभा और राज्यसभा कोई बिल रखा, बिल किसी भी हाउस में रखा जा सकता है। समझ लीजिए आपने कोई बिल राज्यसभा में रखा और वो बिल राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में गया और लोकसभा ने उस बिल को पारित करने से मना कर दिया, या फिर लोकसभा ने उस बिल पर 6 महीने तक अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि संसद के दोनों सत्रों के बीच आंग्ल भारतीय मंत्री बन सकते हैं क्या? यस यस, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं इसको जवाब दे देता हूं, फिर आपके प्रश्न पर आता हूं। राज्यसभा ने बिल को पारित किया, लोकसभा ने बिल को पारित करने से मना कर दिया, और या फिर लोकसभा ने अगले 6 महीने तक उस बिल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 ये कहता है कि ऐसी स्थिति में दोनों हाउस के बीच में जो डेडलॉक उत्पन्न हुआ, जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ, जो तनाव उत्पन्न हुआ, उस तनाव को दूर करने के लिए अनुच्छेद 108 ये कहता है राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ये भी राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत आता है। अब जो प्रश्न पूछा इन्होंने, आंग्ल भारतीय जो कि मनोनीत होते हैं वो मंत्री बन सकते हैं क्या? दोस्तों कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। मैंने अभी एक बात कही थी कि मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्यों में कोई विशेष अंतर नहीं है। मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों को लगभग समान शक्तियां प्राप्त है। केवल एक ही फर्क है, 2 बड़े फर्क है। मनोनीत सदस्य एक तो विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव जो कि लोकसभा में लाया जाता है उसमें भाग नहीं लेते हैं, और दूसरे संसद के यानी 12 राज्यसभा के और 2 लोकसभा के, ये 12 और जो 2 14 जो सदस्य है वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बाकी मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य में कोई फर्क नहीं है, मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, संसद के मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं। वो अलग बात है कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक हमने किसी भी ऐसे सदस्य को जो मनोनीत होकर आया उसको मंत्री नहीं बनाया, बाकी मनोनीत सदस्यों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति की जो व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां पढ़ रहे हैं, हम उसको 2 पार्ट में पढ़ना चाह रहे हैं। आज पहला पार्ट में आपने इतना देखा, कल हम दूसरे पार्ट में और बात करेंगे, और क्या बात करने चाह रहे हैं मैं आपको पहले से बता देता हूं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर होकर आइए। बहुत सारे सवाल आपके होंगे, बात करेंगे। धन विधेयक पर अभी टॉपिक आया नहीं, उस पर बात करेंगे। कल हम लोग इस बात पर बात करेंगे कि जब संसद किसी बिल को पारित करती है तो राष्ट्रपति को क्या क्या पावर्स प्राप्त है, वीटो की स्थिति क्या है, भारत में राष्ट्रपति को कितने प्रकार का वीटो प्राप्त होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस के संदर्भ में राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्तियां हैं, अध्यादेश की किस प्रकार की शक्तियां हैं। मनीष जी कहाँ हैं आप, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं समझा चुके हैं। 108 के तहत लोकसभा अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की नहीं करता, अनुच्छेद 118 में उल्लेख है, बात करेंगे। आंग्ल भारतीय विश्वास प्रस्ताव पर भाग नहीं लेते हैं, एकदम सही कह रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। चिंता ना करें, आप अपना प्रेम इसी तरह से बनाए रखें। आप लोगों के प्रश्न हम लोगों को बहुत सारा प्रोत्साहन देते हैं, आप लोगों के प्रश्न मुझे खुद को बहुत सारा गाइड करते हैं। मैं आपके प्रश्नों को देखता हूं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं हाथों हाथ जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप अपने प्रश्न पूछते रहें, घर जाके देखेंगे। कल मैं आते ही आपके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा, और राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों का पार्ट 2 कल हम लोग पढ़ेंगे। अपना प्रेम अपना स्नेह इसी तरह से बनाए रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.